सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 5 एक चर का रैखिक समीकरण ये प्रश्नावली 5.1 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। आपको मैं बता दूं, प्रश्नावली 5.1 में 4 ही प्रश्न है, लेकिन उसके अंदर 10, 5, 3 ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन हैं। हो सकता है ये एक ही भाग में हो जाए। अगर वीडियो लंबा होने की कोशिश में रहेगा, हम उसको 2 भागों में ले आएंगे। कभी कुछ कह नहीं सकते, वो प्रश्न हल करते जाएंगे तो हमें समझ में आएगा। जो विद्यार्थी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इसी तरह से आपके डेली वीडियो आते रहेंगे। साथ ही साथ जिन्होंने हमारे पिछले अध्यायों के वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख लीजिए। जो विद्यार्थी चैनल में नए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए समझते हैं आज का इस प्रश्नावली का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे और कैसे कैसे उनको हल करना है। चलिए तो फिर बढ़ता हूं मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, जो इस पार्ट का नाम ऐसी ही है। चलिए, पार्ट का नाम है एक चर का रैखिक समीकरण। ठीक है। अब देखो, एक चर, चर का मतलब क्या होता है? अज्ञात राशि जिसके बारे में हमको नहीं मालूम, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी। ये बहुपद में मैंने बहुत अच्छे समझाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारे अध्यायों का। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक चर है मतलब केवल एक्स रहेगा या केवल वाई रहेगा, केवल जेड रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, एल एम एन कुछ भी हो सकता है। मतलब चर राशि आपके पास एक रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रैखिक। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात एक हो। मतलब हमारे पास जो चर राशि है उसकी घात एक रहेगी, अधिकतम घात। क्लियर है। और समीकरण, दो पक्ष रहेंगे, संतुलन की स्थिति में रहेगा, मान निकालना रहेगा अज्ञात का। तो जैसे यहाँ पर ए एक्स धन बी बराबर सी, ऐसा नहीं है कि एक्स एक ही साइड रहेगा, एक जनरल रूप लिख रहा हूं, दोनों साइड एक्स भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया। इस रूप में रहेगा मतलब आपके पास एक ही अज्ञात राशि रहेगा और उसकी घात क्या रहेगी? एक रहेगी, एक से बड़ी नहीं होगी, क्योंकि एक से बड़ी वाली भी समीकरण निकलती है, आगे पढ़ेंगे। क्लियर है, इसमें नहीं 10वीं में। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा लिखता हूं, 5x धन 3 बराबर 7, 2x धन 5 बराबर 3x धन 4। ऐसा हमारा अलग अलग प्रकार का समीकरण दिखेगा, जिसमें अज्ञात राशि एक ही रहेगी और उसकी घात एक रहेगी। इसलिए इस पाठ का नाम है एक चर का रैखिक समीकरण। अब इसमें पढ़ना क्या है, इस पाठ में या इस प्रश्नावली में जानना क्या क्या है? तो इस प्रश्नावली में हमको सबसे पहले जो जानना है वो है कथन। कथन को क्या करना है? गणितीय रूप में बनाना या बीजीय समीकरण बनाना। एक कथन को क्या करना है? गणितीय या बीजीय समीकरण के रूप में लिखना है। आपको शब्द में रहेगा इसकी आयु इतनी है, ऐसा है, वैसा है, उसको आपको क्या करना है? प्रश्न के माध्यम से अभी देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। दूसरा काम क्या रहेगा? समीकरण को हल करना, समीकरण का हल करना। मतलब आपको समीकरण दिया रहेगा, उसमें अज्ञात राशि कौन है ये आपको ढूंढना रहेगा।
तीसरा काम रहेगा उल्टा काम करना, मतलब मेरे को बीजीय समीकरण को क्या बनाना, कथन के रूप में लिखना। अब ये सब क्यों कर रहे हैं ये दोनों, क्योंकि देखे होंगे आप लोग आयु संबंधी, मतलब मीरा की आयु, ठीक है, दो संख्याओं का योग, ऐसे प्रकार के प्रश्न आपको इबारती मिलते हैं, उसको हम समीकरण नहीं बना पाते, इसीलिए हम लोग हल नहीं कर पाते हैं। तो उसको इसी में हम अच्छे तरीके से समझेंगे। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। ये हमको पढ़ना है, मैं समझ में आ चुका है। चलिए ये रहा हमारा प्रश्नावली 5.1। पहले प्रश्न में 5 प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इसको एक एक करके हल करते हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न में। लिखा है नीचे दिए गए कथनों से समीकरण बनाइए। चलिए समीकरण हम बनाना है हमें। अब इसमें लिखा है दो क्रमागतीय संख्याओं का योग 11 है। अब ये क्रमागत क्या है, कैसे बनाना है, मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। सॉल्यूशन देखो भैया, दो बोला है और क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार होता है, तो माना कि एक तो मानना पहले पड़ेगा। तो चलिए माना कि प्रथम संख्या x है, एक को हमने मान लिया, अतः द्वितीय संख्या x धन 1 होगा। अब ये क्यों होगा उसका कारण समझो। लगातार बोल रहा है, जैसे मैं ले लेता हूं 5, 5 का जस्ट बाद वाला लगातार ऐसे मिलेगा। 5 में क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। 3 का जस्ट आगे वाला क्या होगा, 3 में 1 जोड़ देंगे। 7 का जस्ट आगे वाला क्या होगा, 7 में 1 जोड़ देंगे। मतलब कोई संख्या है उसमें 1 अगर जोड़ दिया जाता है तो उसके आगे वाला हमको मिल जाता है। तो उसी प्रकार यदि मैं पहला को x लिया, दूसरा वाला ऑटोमेटिक x धन 1 हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। तो ये हमारा आ गया प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है कि दोनों को मिलाओगे, मतलब x को जोड़ोगे x धन 1 के साथ, ये 11 दे देगा तुम्हें। बन गया समीकरण। चाहो तो और इसे एक स्टेप हल कर सकते हो। x x कितना हो गया, 2x धन 1 बराबर 11। वैसे हल करने के लिए बोला नहीं है, तो यहां तक आप समीकरण बना लिए। क्लियर है? वो तो आगे का प्रोसेस हो गया ना भैया, हल करना। हल भी नहीं करना है, केवल समीकरण बनाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। क्लियर हो गया? चलिए और भी कई तरीके हैं जिससे हम बना सकते थे उसे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है, टिकेन व तेजराम की आयु का योग 30 वर्ष है, जबकि टिकेन की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है। अब इसको मैं दो तरीके से अलग अलग डिजाइन से बनाऊंगा। कैसे बना रहा हूं ध्यान दीजिए। तो भैया टिकेन और तेजराम है, दोनों में से किसी को एक को तो मानना पड़ेगा। चलिए तो लिखता हूं, माना के, ठीक है, टिकेन की आयु, माना कि टिकेन की आयु x वर्ष है, मैंने मान लिया। अतः तेजराम की आयु 30 ऋण x वर्ष होगी। अब ये क्यों होगी उसका कारण समझो। मान लेते हैं दो लोगों को मिलाने पर 30 आ रहा है, जिसमें से एक 12 है। एक को मेरे को मालूम है 12, तो दूसरा 18 होगा, हमको समझ में आया। तो उसको नया डिजाइन में कैसे लिखेंगे, जितना मेरा योग है दोनों को मिला के आया है, उसमें पहले वाले को घटा देंगे।
तो उसी प्रकार पहले वाले को अगर मैं x मानूं तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, तीसरे x ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसीलिए मैंने पहले वाले को x लिया तो दूसरे वाले को 30 ऋण x कर दिया। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हटा लेते हैं क्योंकि नया डिजाइन से इधर भी बनाना है हमें। दो तरीके से बताऊंगा इसी प्रश्न को। चलिए अब आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार हमारा क्या है, देख लो। प्रश्न के अनुसार हमारा चल रहा है कि जो टिकेंद्र है वो तेजराम का दुगना है। तो चलिए यहां लिखता हूं टिकेंद्र की आयु जो कि बराबर है तेजराम का, तेजराम की आयु उसका दुगना। टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की क्या है, दुगनी है, डबल है। चलिए टिकेंद्र की आयु कितने माने थे हमने, x। तेजराम की आयु 30 ऋण x और इसी का दुगना करने पर टिकेंद्र का आयु निकलेगा बोल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा समीकरण। चाहो तो इसको एक और खोल सकते हो, x बराबर ये 30 दोनों के साथ गुणा होगा, 30 दोनों 60 ऋण 2x। आगे करेंगे तो हल हो जाएगा, इसीलिए यहीं तक सीमित रख सकते हैं या पहले वाले में ही सीमित रख सकते हैं। अब देखो इसको दूसरा तरीके से बनाते हैं। अब मैं दूसरे लाइन से चालू कर रहा हूं। एक बोल क्या रहा है, टिकेंद्र की जो आयु है तेजराम का दुगना है, मतलब तेजराम जितना है उसका डबल टिकेंद्र को मानना है। तो मैं यहां पर मानूंगा तेजराम की आयु, माना कि तेजराम की आयु x वर्ष है, तब या अतः टिकेंद्र की आयु बराबर क्या उसको लिखेंगे 2x वर्ष होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं भैया, प्रश्न बोल रहा है टिकेंद्र तेजराम का डबल आयु वाला है बोल रहा है। फिर प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे और बताएंगे कि टिकेंद्र और तेजराम दोनों को मिलाने पर 30 साल आ रहा है। तो तेजराम कितने का है, x। टिकेंद्र कितने का है, 2x। और दोनों को मिलाने पर कितना, दोनों का आयु योग कितना दिया है, 30। ये नया डिजाइन से आ गया, मतलब एक ही प्रश्न को दो तरीके से हमने हल कर लिया। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न तीसरा, एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी और तीसरी भुजा के बराबर है। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन, बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझाएंगे। ये देखो भैया हमारे पास त्रिभुज आ गया, इसमें 3 भुजा, पहला दूसरा और ये तीसरा, 3 भुजा होती है। यस, क्या बोल रहा है, एक भुजा, एक भुजा को मान लो पहली भुजा, दूसरी भुजा की दुगनी है, मतलब दूसरा जितना है उसका डबल पहली भुजा है। तो इसका मतलब हमको दूसरे को मानना पड़ेगा x, तभी तो उसका डबल करोगे तो पहला आएगा। बिल्कुल, तो मैं यहां लिख लेता हूं, माना कि दूसरी भुजा x है, दूसरे भुजा को मैंने x मान लिया। अब ये देखो यहां पर पहली भुजा दूसरी की दुगनी है, तो यहां पर मैं लिखता हूं पहली भुजा। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा, पहली भुजा क्या हो जाएगा, 2x होगा। डबल बोल रहा है ना भाई, दूसरा जितना है उसका डबल कौन है, पहला वाला है, और तीसरी भुजा के बराबर होगा। मतलब जो तीसरी भुजा के बराबर, मतलब ये पहले वाले की बात कर रहा है, मतलब पहला है दूसरा का डबल है
और तीसरे के बराबर बोल रहा है, तो अतः हम लोग लिखेंगे तीसरी भुजा, है ना, किसके बराबर होगा, पहली भुजा के। तो पहली भुजा तो 2x, इसलिए तीसरी भुजा भी 2x हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं, तो प्रश्नानुसार हमारा क्या चलेगा, सभी भुजाओं को योग करने पर 40 है। तो भुजा कौन कौन से है मेरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये x धन 2x धन 2x बराबर में कितना लिख दोगे, 40, और ये बन गया हमारा समीकरण। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो भैया क्या आ रहा है, नीचे दिए गए कथनों से समीकरण बनाइए जिसमें एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, उस आयत का परिमाप 15 है। चलिए बनाते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। एक आयत लेने को बोला है। चलिए आयत जानते हैं क्या होता है, आमने सामने की भुजा की लंबाई क्या होगी, बराबर होती है। इसमें ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये रहेगा, ये जितना चौड़ा है उतना ही चौड़ा ये रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न में जो दिया गया है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 ज्यादा है। ठीक, तो भैया लंबाई किसके ऊपर निर्भर है, चौड़ाई, मतलब चौड़ाई जितना ज्यादा है उससे 3 ज्यादा लंबाई लोगे। भाई चौड़ाई को पहले मानना पड़ेगा, इसलिए लिखेंगे यहां पर माना के चौड़ाई x है। पहले चौड़ाई को मानोगे तभी तो लंबाई को उससे 3 ज्यादा लोगे। क्लियर। चलिए अतः यहां पर क्या हो जाएगा, लंबाई क्या होगा, x धन 3 होगा। अब मैं 3x क्यों नहीं लिखा, कई लोग सोचेंगे 3x लिखना था सर, x धन 3 क्यों, भैया ज्यादा है, मैं आपको समझाता हूं। यदि 5 में 3 ज्यादा करूंगा, 5 में 3 अगर अधिक करना है तो कितना आता है, 8, और ये 8 कैसे बनेगा, 5 में जब 3 को जोड़ोगे, गुणा नहीं करना है, तो उसी प्रकार x में अगर 3 अधिक करना है तो x में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमारा है परिमाप, लंबाई मिल गया मेरे को x धन 3, चौड़ाई मिल गया मेरे को x। तो देखो भैया परिमाप का सूत्र होता है, और सूत्र नहीं मालूम तो क्या करोगे वो भी बता दूंगा मैं। चलिए सूत्र होता है परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप आपको दिया है 15, रख दो 15, 2 गुणित लंबाई आपको मिल गई है x धन 3, चौड़ाई आपको x हमने मान लिया था, केवल इतना ही रखोगे चल जाएगा। आगे एक स्टेप चाहो तो हल कर सकते हो, ये आ जाएगा, इसको इधर लिख रहा हूं, एक्स एक्स कितना हो गया, 2x, ठीक है, 2 बाहर रहेगा गुणा में, और ये 2x अलग से रहेगा। ठीक, तो 2 रहेगा, ये 2 बाहर का, x x 2x हो गया, धन में कितना आ गया 3, और इधर आ गया 15। चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। अब अगर किसी को सूत्र नहीं मालूम तो परिमाप का पहले मतलब समझो। परिमाप का मतलब चारों बाउंड्री लाइन जो दिया है उसको जोड़ना है। ये कितना है मेरे पास, देखो x धन 3, चौड़ाई x है तो धन में कर लिए x, लंबाई आपका x धन 3, ये हो जाएगा मेरा x धन 3, फिर चौड़ाई x, और सबको मिला के लिख दोगे क्या, 15। ठीक, x x x और x कितने बार है, 4x, 3 और 3 कितना है, बराबर 15।
ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया बात? जैसा आपकी मर्जी है। ठीक, जिसको सूत्र नहीं मालूम ऐसा चारों को जोड़ दो जी, वही परिमाप होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये रहा मेरा अगला प्रश्न। रमेश, दिनेश, सतीश के पास 2:3:4 के अनुपात में पेंसिल है। कभी भी अनुपात में प्रश्न दिया रहे, अगर उसको संख्या के रूप में अलग अलग करना है तो एक निश्चित राशि क्या करना पड़ता है, गुणा। अब यहाँ पर रमेश, दिनेश और सतीश है, ठीक है। तो अलग अलग जब इसे अनुपात को अलग अलग करोगे तो एक फिक्स संख्या सभी के साथ गुणा करना पड़ेगा। अब मैं करके दिखाता हूं तब समझ में आएगा। तो चलिए, माना कि रमेश के पास पेंसिल 2x है, क्योंकि ये 2 है अनुपात में, इसलिए 2 के साथ x गुणा कर लिया। जब भी ऐसा अनुपात में दिया रहेगा उसको अलग अलग करना रहता है, एक निश्चित राशि एक गुणा करते हैं। फिर क्या है मेरे पास, दिनेश। अतः क्या हो जाएगा, दिनेश के पास जो पेंसिल है वो हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 3x, और सतीश के पास जो पेंसिल है वो हो जाएगा 4x। अब प्रश्न के अनुसार हमको चलना पड़ेगा, इसीलिए प्रश्नानुसार सबको मिलाकर कितना पेंसिल है, 18। तो 2x धन 3x धन 4x बराबर में आ जाएगा 18। और इस तरह से हमारा समीकरण क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इस प्रकार पहला प्रश्न में 5 प्रश्न थे, उन 5 प्रश्नों को हमने एक एक करके हल कर लिया है। क्लियर है? अब आते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में देख लीजिए, ये हमारा 5 प्रश्न है। एक एक प्रश्नों को समीकरण को इस बार क्या करना है, हल करना है। बिल्कुल, चलिए पहला ले लेते हैं। 5x धन 2 बराबर 17। अब देखो यहाँ पर पक्षांतर की विधि चलेगी। हमारा ज्ञात राशि को निकालना है तो जो ज्ञात वाला है उसको दूसरे तरफ करना है। धन 2 है, उधर जाके ऋण 2 हो जाएगा। तो 17 में 2 चला गया। अभी आ जाएगा 5x बराबर 17 में 2 गया, आ गया 15। अब x के साथ 5 गुणा में है, 5x का मतलब x 5 के साथ गुणा है। 5 दूसरे तरफ जाएगा तो गुणा वाला क्या बन जाता है, भाग। 5 एकम 5, 5 तिया 15। और इस प्रकार x का मान आ गया 3 और समीकरण हमारा हल हो गया। स्पष्ट है बात? चलिए दूसरा देखते हैं। 5p धन 1 बराबर 24, सेम उसी प्रकार का है। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये धन 1 है, उधर जाएगा, इधर बचेगा 5p बराबर 24, ऋण 1 हो जाएगा, धन उधर जाके ऋण हो गया। 5p, ठीक है, कितना पे, 5p बराबर 23 आ गया। वैसे p गुणा है 5 के साथ, दूसरे तरफ जाएगा तो 23 भागे 5। अब ये कटेगा नहीं, इसको बटा में लिख दीजिए। एक तीसरा को देखिए आप। 4x धन 8x बराबर 17x ऋण 9। ये हमारा प्रश्न है भाई। क्लियर हो गया? 4x धन 8x 17x ऋण 9, ऋण 1 भी है, ऋण 1 भी है। हाँ, लिखा है बगल में, देखो ऋण 1। अब यहाँ पर देखो, इस तरफ को हल करोगे, 4 और 8 कितना हो गया, 12x। इधर है 17x ऋण 9 ऋण 1, ये हो गया मिलके ऋण 10। ये दोनों x वाले हैं,
एक्स को दूसरे तरफ कर लेते हैं, संख्या को एक तरफ रहने देते हैं। तो 12x में ये धन कुछ नहीं, मतलब धन है इधर, इधर आके ऋण हो जाएगा 17x। इधर ऋण बचा हुआ है, 10 भी बचा हुआ है, चिन्ह को छोड़ना नहीं है भाई। चलो 12 में 17 गया, ऋण 5x बराबर ऋण 10। अब देखो x के साथ ऋण 5 का गुणा हो रहा है, दूसरे तरफ जाएगा तो भागित होगा। और ये ऋण 10 में ऋण 5। अब यहीं पे लोग गलत समझने लग जाते हैं, ये ऋण है दूसरे तरफ जाके धन हो जाएगा। अरे भाई वो योग या फिर घटाव नहीं हो रहा है, गुणा हो रहा है। गुणा की स्थिति में चिन्ह परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। ऋण से ऋण कटा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, और इस प्रकार x का मान आ गया 2। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखो चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। चौथा क्या लिखा है? चौथा में ऋण 7 धन 3t ऋण 9t बराबर 12t ऋण 5। मेरा 6 प्रश्न है जी, 6, 5 नहीं है, 6 है। अब यहां पर कैसे करना है इसको हमको? ये देखो ये दोनों टी वाला है, चलिए लिखते हैं ऋण 7, 3 में ऋण 9 हो गया तो ये आ गया ऋण 6t बराबर आ गया 12t ऋण 5। अब टी को इधर करो और संख्या को उधर करो। इधर पहले से मेरे पास ऋण 6t है, ये कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर धन था भैया, धन इधर आके ऋण 12t हो गया। इधर पहले से ऋण 5 है, ये ऋण 7 दूसरे तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? धन 7। ऋण 6 ऋण 12 ऋण 18t बराबर ऋण 5 और धन 7 करोगे तो धन वाला बड़ा है और ऋण वाला छोटा है, बड़ा में छोटा घटेगा और बड़े का चिन्ह लगेगा। अब इस प्रकार टी का मान आ जाएगा 2 बटे ऋण 18, क्योंकि ये गुणा में है, इधर आके भागित होगा। 2 एकम 2, 2 निया 18, और टी का मान आ जाएगा, ऋण बचा हुआ है 1 बटे 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं पांचवा में। इसमें लिखा है 3 जेड ऋण 2 धन 5 जेड बराबर 2। क्लियर है? अब 3 का क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 3 का जैसे ही गुणा करेंगे दोनों के साथ, ब्रैकेट के बाहर यदि कोई संख्या है, अंदर में जितने भी हैं सबके साथ गुणा होता है। 3 गुणे जेड, 3 जेड ऋण 3 दूने 6 धन 5 जेड बराबर में आ गया 2। अब ये भी जेड है, ये भी जेड है, 5 और 3 कितना हो गया? 8 जेड ऋण 6 बराबर 2। अब ये देखो ये खाली संख्या है, दूसरे तरफ पक्षांतर कर दो। 8 जेड बराबर 2, ऋण वाला इधर आके धन हो गया तो 8 जेड बराबर 8 आ गया, और जेड का मान क्या हो जाएगा? गुणा है 8 इधर, 8 बटे 8 कट के आ गया 1, और जेड का मान आ जाएगा 1। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए, और ये हमारा छठवां है। छठवां क्या बोल रहा है? देखो ऋण 2 धन x धन 4 बराबर है 8x। ठीक, चलिए ये आ गया ऋण 2, ब्रैकेट खुलेगा, कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 के साथ गुणा करोगे वही आ जाएगा भैया। अब देखो ये ऋण 2 और ये धन 4 दोनों संख्या रूप में है, तो 4 ऋण 2 आ जाएगा 2 धन x।
बराबर आ जाएगा मेरे पास 8x। अब x को इधर ले आओ और संख्या को उधर ले जाओ। इधर पहले से कौन है, मेरे पास x है, यहाँ कुछ नहीं मतलब धन है भैया। इधर आके क्या बन गया मेरा, ऋण 8x। ये कुछ नहीं मतलब धन है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ऋण 2। और इस प्रकार एक x में 8x चला गया, ऋण 7x बराबर ऋण 2, और x के साथ ऋण 7 गुणा है। दूसरे तरफ पक्षांतर होगा तो ये भागित हो जाएगा, ऋण से ऋण कट गया और x का मान आ गया 2/7। और इस प्रकार हमने प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर देखिए ये आगे मैं दिखा देता हूं एक बार। ये देखो तीसरा में 3 ठो है, कथन बनाना है, कोई बात नहीं। लेकिन चौथा में 10 प्रश्न है, इसको करने में कम से कम आधा से पौन घंटा लगेगा। वीडियो अभी आधा घंटा हो चुका है, समझ रहे बात को। अगर इसको मैं करता हूं आधा से पौन घंटा लगेगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये दोनों प्रश्नों को हम अगले वाले वीडियो में लेकर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। पसंद आए लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन रख लीजिए, क्योंकि डेली इस तरह से वीडियो आते रहेंगे आप सारे प्रश्नावली के। और जो हमारे पिछले अध्यायों को नहीं देखे हैं उनके लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद एवं नमस्कार।